Once again स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 10 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट ए में अपन समझेंगे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, व्हाट आर इट्स टू सिस्टम्स एंड व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। और दूसरे पार्ट में अपन समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, दो तरह के मार्केट्स कौन कौन से होते हैं एंड देन व्हाट आर द सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस पार्ट में जो टॉपिक्स कवर करेंगे अपन वो ये हैं। स्टार्ट कर रहे हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। It refers to the number of units of one currency which is exchanged in foreign market for one unit of another currency. This is foreign exchange rate. मतलब एक करेंसी की एक यूनिट के बदले में हमको कितनी यूनिट्स एक्सचेंज करनी पड़ेंगी ऑफ अनादर करेंसी, वो कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर मैं बोलती हूँ $1 इक्वल्स टू ₹67, तो दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। नाउ ये डिसाइड कैसे होता है कि $1 ₹67 के बराबर है। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज जो अपने को समझने हैं। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पहले चलता था। इसमें दो सिस्टम्स थे, कोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट या फिर मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी, ये उसके नाम है। और दूसरा जो सिस्टम था दैट वाज ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज या फिर एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है। नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे द एक्सचेंज रेट रिमेन्स फिक्स्ड एंड इट इज फिक्स्ड बाय होम, इट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब एक ऐसा रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट फिक्सेस द रेट ऑफ एक्सचेंज, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये पहले चलता था, इन प्रेजेंट टाइम्स इट इज नो मोर एग्जिस्टिंग। इसमें जो पहला सिस्टम था दैट वाज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। नाम से समझ आ रहा है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में जो कंपैरिजन होता था एक करेंसी का दूसरी करेंसी से, दैट वाज मेनली इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। मतलब ईच कंट्री हैड टू डिफाइन इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड वैल्यू। मतलब उसकी करेंसी में कितना गोल्ड है वो उसे डिफाइन करना होता था। तो जब हम किन्हीं दो कंट्रीज की करेंसीज को कंपेयर करते थे तो वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर अल्टीमेटली मेंट कि वैल्यू ऑफ गोल्ड वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी। मतलब गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी के बेसिस पे ही एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता था। जिस करेंसी में ज़्यादा गोल्ड उसकी वैल्यू ज़्यादा होती थी। दिस वॉज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का पहला टाइप, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। जो दूसरा सिस्टम चलता था दैट वाज एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें भी इट वॉज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ओनली, लेकिन इसमें सम एडजस्टमेंट्स वर अलाउड। अब इसमें होता क्या था, पहली चीज डिफरेंट करेंसीज वर रेफर्ड टू या रिलेटेड टू यूएस डॉलर। सारी करेंसीज को एक करेंसी से रिलेट किया जाता था, दैट वाज यूएस डॉलर। दूसरा चीज करते थे दैट इज यूएस डॉलर वाज असाइंड गोल्ड वैल्यू। ठीक है, वो जो गोल्ड वैल्यू होती थी वो फिक्स प्राइस पे असाइन कर दी जाती थी यूएस डॉलर को। तो वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर का यही मतलब हो जाता था वैल्यू ऑफ दैट गोल्ड वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी। यानी कि गोल्ड ही कंटिन्यू हो रहा था एज अ मीडियम ऑफ कंपैरिजन, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट वॉज पॉसिबल ओनली इफ अलाउड बाय आईएमएफ। यानी कि इस सिस्टम में कुछ एडजस्टमेंट्स पॉसिबल थे इफ इट वॉज अलाउड बाय आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दीज वर द टू सिस्टम्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब जो अगला सिस्टम है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे रेट्स जो हुए फॉरेन एक्सचेंज के वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम करंटली प्रिवेल करता है। जो आज की इकोनॉमी में रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम यूज हो रहा है दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे रेट इज डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिसाइड होगा, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से। जिस करेंसी का डिमांड ज़्यादा उसके रेट्स बढ़ जाएंगे, जिस करेंसी का सप्लाई ज़्यादा उसके रेट्स कम हो जाएंगे। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्री एक्सचेंज रेट। नाउ रेट वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी उसको बोला जाता था
पार रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, वो रेट जिस पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं उसको पार रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बोला जाता था. नाउ व्हेन वी प्लॉट इट ग्राफिकली, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है अपन हमेशा लेते हैं क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मतलब अगर अपने एग्जाम्पल में वी आर टेकिंग इट यूएस डॉलर, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे आएगा यूएस डॉलर की क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, और वाई एक्सिस पे हमेशा लिया जाता है एक्सचेंज रेट. किस रेट पे हम नंबर ऑफ यूनिट्स हम कितनी देंगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज फॉर 1 यूएस डॉलर. ठीक है, तो दिस इज रेट ऑफ एक्सचेंज. नाउ डाउनवर्ड स्लोपिंग इज डिमांड कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग इज सप्लाई कर्व. एस्ट इज सप्लाई कर्व एंड डी यहाँ पे है डिमांड कर्व. ठीक है, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं दैट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज. अब से फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज. ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ एक्सचेंज. लेकिन एक्चुअल में अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है कि मार्केट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है वो है 70 रुपीज़, मतलब आइडियली इट शुड हैव बीन 60, लेकिन मार्केट में एक्चुअली जब देखने गए तो रेट ऑफ एक्सचेंज 70 रुपीज़ चल रहा है. तो अब क्या होगा, अगर रेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द आइडियल रेट, तो ऐसे सिचुएशन में सप्लायर्स आर गोइंग टू इंक्रीज देयर सप्लाई क्योंकि उन्हें ज़्यादा रेट मिल रहा है. तो दैट इज़ वाई सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर इज गोइंग टू इंक्रीज इन द मार्केट. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे हम जो सप्लाई और डिमांड की बात कर रहे हैं दैट इज़ नॉट ऑफ रुपीज़, दैट इज़ ऑफ यूएस डॉलर. ओके, तो सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में डिसइक्विलिब्रियम राइज हो गया है. सप्लाई जैसे ही इंक्रीज हो गया, डिमांड इज लेस इन कंपैरिजन टू सप्लाई, तो दिस रिजल्ट्स इनटू सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई है तो ऐसे सिचुएशन में रेट ऑफ एक्सचेंज फिर से गिरने लग जाएगा. रेट ऑफ एक्सचेंज गिरेगा जिसकी वजह से सप्लायर्स अपना सप्लाई फिर से गिराना शुरू कर देंगे और डिमांड फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी. एंड डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई अगेन एट $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज़. सिमिलरली अगर रिवर्स सिचुएशन होती है कि एक्चुअल में जो मार्केट में रेट चल रहा है दैट इज़ 50 रुपीज़, आइडियली इट शुड हैव बीन 60 रुपीज़, लेकिन मार्केट में 50 रुपये रेट है, तो ऐसे सिचुएशन में डिमांड बढ़ जाएगी यूएस डॉलर की और सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि सप्लायर्स को कम रेट मिल रहा है. तो अगेन रिवर्स सिचुएशन विल स्टार्ट कि अगर सप्लाई कम हो गया है तो प्राइसेस यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा. अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ना शुरू हो गया है तो सप्लायर्स फिर से अपना सप्लाई बढ़ा लेंगे और डिमांड फिर से कम होने लग जाएगी एंड वील अगेन रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज दैट इज $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज़. दिस इज द वे कि अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम होता भी है तो वी अगेन रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम. अब अपन आते हैं अगली चीज पे, दैट इज चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा ऑन रेट ऑफ एक्सचेंज. पहला सिचुएशन लेते हैं दैट इज इंक्रीज इन डिमांड. अगर डिमांड बढ़ गई ऑफ यूएस डॉलर तो क्या होगा. नाउ एक्स एक्सिस पे एज यूजुअल मैंने लिया है फॉरेन एक्सचेंज दैट इज डॉलर की यूनिट्स और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है एक्सचेंज रेट. डिमांड कर्व D1 downward sloping and S1 is the supply curve upward sloping. E is the original exchange rate. ठीक है, इससे मैंने perpendiculars drop करे तो M is my quantity demanded and supplied and P2 is the price. ठीक है, now what will happen in case there is an increase in demand. तो demand curve will shift towards right. US डॉलर की डिमांड बढ़ गई है तो मुझे नया इक्विलिब्रियम मिल गया है E1. इस नए इक्विलिब्रियम से जब मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करे तो आई विल फाइंड कि प्राइस पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है और क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड भी पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुकी है. अल्टीमेटली इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होगा, लेट अस सी. अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया है, मतलब पहले $1 यूज्ड टू बी इक्वल टू ₹60 और अब $1 हो गया है इक्वल्स टू ₹70, तो ऐसे केस में अब रुपी जो है वो कंपैरेटिवली सस्ता हो गया है और डॉलर महंगा हो गया है. क्योंकि पहले हमको 60 रुपये देने पड़ रहे थे $1 खरीदने के लिए, अब हमको 70 रुपये देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए. तो दिस हैज़ रिजल्टेड इनटू डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी डिप्रीशिएट हो गई है इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर.
बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन अगर लें कि देर इज़ अ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ यूएस डॉलर, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ क्वांटिटी और यहाँ पे लेती हूँ रेट ऑफ एक्सचेंज, तो ऐसे सिचुएशन में दिस इज़ माय ओरिजिनल डिमांड कर्व डी डी एंड ओरिजिनल सप्लाई कर्व एस एस। इस पे ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मुझे मिल रहा है जिससे मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करे हैं, तो आई गेट प्राइस एंड क्वांटिटी एज ओ पी एंड ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। अब अगर देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब डिमांड कम हो गई है अगर यूएस डॉलर्स की, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, when I get this new equilibrium and I drop the perpendiculars, तो I find here rate of exchange पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है और क्वांटिटी भी कम हो गई है। रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो गया है मतलब जो यूएस डॉलर पहले $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज़ था, अब हो गया है $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज़। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन रुपीज़ स्ट्रांग हो चुका है एंड डॉलर वीक हो चुका है। रुपी स्ट्रांग हो गया है क्योंकि पहले हमको 60 रुपए देने पड़ रहे थे $1 खरीदने के लिए, अब हमको 50 रुपए देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। तो दिस हैज रिजल्टेड इनटू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अगली सिचुएशन पे आते हैं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट्स ऑफ चेंज इन सप्लाई। पहला सिचुएशन लेते हैं दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई। ये मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, सप्लाई बढ़ गया तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। ठीक है, इसमें नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया है। अगर मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करती हूँ तो आई विल फाइंड हियर कि रेट ऑफ एक्सचेंज पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है। रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो गया है मतलब अगर पहले यूएस डॉलर वाज इक्वल्स टू 60 रुपीज़ तो अब एक यूएस डॉलर इज नाउ इक्वल टू 50 रुपीज़। रेट ऑफ एक्सचेंज हैज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, तो क्योंकि यूएस डॉलर का सप्लाई बढ़ गया है तो रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो गया है। रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो गया है तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई है, यानी कि इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से डोमेस्टिक करेंसी इज गोइंग टू एप्रिशिएट। और वहीं अगर डिक्रीज इन सप्लाई लें तो सप्लाई कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। ये हो जाएगा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये ओरिजिनल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था। परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने पे वील फाइंड कि देयर इज एन इंक्रीज इन रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुका है और क्वांटिटी कम हो चुकी है। तो अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड रेट ऑफ एक्सचेंज अगर बढ़ गया है तो रुपी हैज़ बिकम वीक, क्योंकि $1 अगर पहले 60 रुपए में आता था तो अब $1 70 रुपए में आ रहा है। रेट ऑफ एक्सचेंज के बढ़ने की वजह से depreciation होगा ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ चेंज इन सप्लाई। Now let us understand the difference between appreciation and depreciation of domestic currency. सबसे पहले एप्रिसिएशन क्या होता है? एप्रिसिएशन मतलब इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट। फॉल इन एक्सचेंज रेट अगर होगा तो अपनी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, और अगर राइज होगा इन एक्सचेंज रेट तो अपनी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। अगर फॉल हो रहा है एक्सचेंज रेट तो हमको कम रुपए लगेंगे $1 खरीदने के लिए, लेकिन अगर राइज हो रहा है एक्सचेंज रेट तो हमको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। नाउ एप्रिसिएशन क्यों होता है? या तो इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से या डिक्रीज इन डिमांड की वजह से ऑफ व्हाट? ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और डिप्रिसिएशन क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एग्जाम्पल वाइज देखें तो अगर एक यूएस डॉलर 60 रुपए का था और अब हो गया है 50 रुपए का, तो दिस शोज एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज। एंड अगर $1 पहले था 50 का और अब हो गया है 60 का, 60 रुपीज़ का, तो ऐसे सिचुएशन में दिस शोज डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज। सो दिस इज इट विद दिस पार्ट। पार्ट बी में अपन कंटिन्यू करेंगे विद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इट्स टाइप्स। थैंक यू। फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन।